हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के बीच बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक चर्चा करने वाला हूं, जिस टॉपिक का नाम है दोस्तों टिश्यू ऊतक। इस लेक्चर में हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, आइए एक बार विस्तार से हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ऊतक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ऊतक किसे कहते हैं? ठीक है, ऊतक के वर्गीकरण दो तरह से होते हैं, पादप ऊतक और जंतु ऊतक। इस लेक्चर में मुख्य रूप से जो पढ़ने वाले हैं हम ये पादप ऊतक के बारे में पढ़ने वाले हैं, प्लांट टिश्यू के बारे में कि पादप ऊतक कितने तरह के होते हैं। दो तरह के विभजोतक ऊतक, अस्थायी ऊतक, फिर इनका भी विभाजन है। सरल अस्थायी ऊतक का विभाजन है। जाइलम 4 तत्वों से मिला है, फ्लोएम 4 तत्वों से मिला है। विभजोतक क्या है, अस्थायी ऊतक क्या है, ठीक है, ये सब कार्य के क्या क्या करता है, पेरेन्काइमा क्या है, कोलेनकाइमा क्या है, स्क्लेरेन्काइमा क्या है, सब के बारे में हम लोग इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो इस लेक्चर में सिर्फ मैं पादप ऊतक के बारे में जानकारी दूंगा। इसके साथ साथ मैं आप लोगों के बीच कुछ MCQ भी लाया हूँ, उसे अवश्य आप लगाएंगे, तब आपको लगेगा कि मैंने कुछ अध्ययन किया है। आपको खुद पता चल जाएगा दोस्तों कि सर जो ने पढ़ाया है उससे प्रश्न बनता है या नहीं बनता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या पढ़ना है, एक बार देखते हैं। कितनी अच्छी तरीके से मैं PDF अरेंज किया हूँ। विभजोतक ऊतक क्या है, अस्थायी ऊतक क्या है, ठीक है, शीर्षक, पार्ट्स, इंटरकेलरी विथ इमेज के साथ आप लोगों के बीच चर्चा करूँगा। अस्थायी ऊतक क्या है, ठीक है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा के बारे में बताएंगे हम। फिर आपके स्क्लेरेन्काइमा क्या है, जाइलम क्या है, फ्लोएम क्या है, क्या क्या कार्य है, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों के बीच क्या लाया हूँ, तो 15 MCQ लाया हूँ जो इस प्रकार है। ठीक है, इस MCQ को भी आप ध्यान से देखेंगे और आप प्रश्न करने में सक्षम होंगे। आइए बिना देर किए मैं इस लेक्चर को शुरुआत करते हैं। यदि आप लोग इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट लेक्चर से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखते हैं दोस्तों कि ऊतक क्या है। ऊतक को जानने से पहले मैं एक नए पेज ले लेता हूँ। उसमें अगर आप लोग कुछ साइंस का डिस्कशन कराया था वो देखें हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ चर्चा करते हैं। ये हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका। अच्छा, कोशिका का एक लेक्चर आप लोग को ऑलरेडी प्रोवाइड करवाया गया है कि कोशिका क्या है ना। कोशिका की डिटेल चर्चा किया गया है, कोशिकाओं के बारे में बताया गया है, ठीक है, और बताए हैं कोशिका का खोज किसने किया। ये सब डिटेल सेल की चर्चा है की आपका जीवन की मौलिक इकाई, इससे पहले लेक्चर में मैं अपलोड कर चुका हूँ, उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, वो जब आप लेक्चर देख लेंगे तो ये लेक्चर आपको समझने में आसानी होगा। तो सेल, फिर सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनता है। टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गेन बनता है। ठीक है, ऑर्गेन से फिर क्या बनता है, ऑर्गेन सिस्टम बनता है। और इसके बाद फिर क्या बनता है दोस्तों, बॉडी बनती है। क्या बनती है, बॉडी बनती है। इस प्रकार आपको बताए थे कि ये हमारे शरीर की या कोई भी जीव की सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका होती है। ठीक है, सेल होती है। और कई सेल जब मिलता है तब क्या बनता है, टिश्यू यानी कि ऊतक बनता है। तो आज जो हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं ये टिश्यू के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं, यानी कि ऊतक के बारे में। ठीक है, फिर बाद में ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, बॉडी तो फिर खत्म हो गया, क्योंकि बॉडी का हर पार्ट ही पढ़ लेंगे हम पहले। तो आज का जो लेक्चर होगा दोस्तों ये टिश्यू से संबंधित होगा, टिश्यू से संबंधित। ठीक है, तो इतना तो हम जान गए हैं कि ये जो ऊतक है, ये जो ऊतक है, ये ऊतक किसका समूह है दोस्तों, ये कोशिकाओं का समूह है। किसका समूह है, कोशिका का समूह है। लेकिन ये जो कोशिका होना चाहिए ये कैसा होना चाहिए, समान संरचना होना चाहिए और समान कार्य होना चाहिए। समान संरचना यानी बनावट दोनों का एक होना चाहिए सबका, और समान कार्य करने वाला हो, है ना। तो समान संरचना और समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को क्या कहेंगे हम लोग, ऊतक कहेंगे। ठीक है, फिर से बोलेंगे, ऊतक किसे कहते हैं। सबसे पहला बात तो ऊतक क्या है, तो कोशिकाओं का संग्रह है। अब ये कोशिका में देखा जाए कैसा कोशिका होना चाहिए, समान संरचना होनी चाहिए और समान कार्य होनी चाहिए।
तो समान संरचना एवं समान कार्य करने वाले कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। ठीक है, आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं पीडीएफ के माध्यम से। देखिए उत्तक इन टिश्यू इंग्लिश में कहते हैं। उत्तक क्या है दोस्तों? कहता है समान संरचना और समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को क्या कहेंगे हम लोग? उत्तक कहेंगे, यानी टिश्यू कहेंगे। अब ये उत्तक का कार्य क्या है? आपको बताए थे पिछले लेक्चर में कि कोशिका की संख्या के आधार पर कोशिकाओं को, ये जीव को दो भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं हम लोग एक कोशिकीय जीव, दूसरे को कहते हैं बहुकोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय जीव के बारे में आपको बताए थे दोस्तों, जितने भी कार्य होगा वो कितने कोशिका करेगा? एक ही कोशिका करेगा, क्योंकि एक ही कोशिका है ना। लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में क्या होता है? कार्यों का वर्गीकरण किया जाता है, यानी कि कौन सी कोशिका कौन सा कार्य करेगा ये बताया जाता है। तो बहुकोशिकीय जीवों के अनेक प्रकार के उत्तक विभिन्न प्रकार के कार्य करने में दक्ष होते हैं, सक्षम होते हैं। जैसे पेशीय उत्तक के बारे में हम लोग, ये जंतु उत्तक है, आगे चर्चा करेंगे। पेशीय उत्तक क्या करता है? शरीर की गति को प्रदान करने में मदद करता है। और वहीं संयोजी उत्तक की बात कर लें तो ये विभिन्न प्रकार के पदार्थों का परिवहन करता है। और ये दोनों उत्तक कैसा उत्तक है? जंतु उत्तक है। इसकी डिटेल चर्चा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, यानी कि टिश्यू के 2 लेक्चर बनेगा। ठीक है, ये है प्लांट और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग जंतु के बारे में। ठीक है, तो कोशिका क्या है? समान संरचना और समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को आपका उत्तक कहते हैं। उत्तक का वर्गीकरण 2 तरह में होगी, एक पादप उत्तक, एक जंतु उत्तक। इसको इंग्लिश में प्लांट टिश्यू, इसको एनिमल टिश्यू कहते हैं। तो आज जो पढ़ने वाले हैं हम लोग सिर्फ ये किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? तो प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। आइए इसके वर्गीकरण को हम लोग पहले बारीकी से समझते हैं। ठीक है, फिर इसके विस्तार से चर्चा करेंगे, इसका क्या क्या कार्य है, क्या परिभाषा है। ठीक है, तो देखिए विभज्योत्तक उत्तक होता है, पादप उत्तक 2 तरह के, विभज्योत्तक उत्तक और अस्थायी उत्तक। ये जो दिया गया दोस्तों, ये वृद्धि के आधार पर है, यानी कि वैसी उत्तक जो हमेशा निरंतर वृद्धि करते रहती है, हमेशा वृद्धि करते रहती है, वो कौन सी उत्तक होगा? विभज्योत्तक उत्तक। अब वृद्धि करके जिसकी विभाजन क्षमता समाप्त हो जाती है, तब वो किसका रूप ले लेता है दोस्तों? परमानेंट टिश्यू, यानी अस्थायी उत्तक के रूप में। अस्थायी उत्तक केवल ये संरक्षण का कार्य करता है पौधों को, इसमें वृद्धि नहीं होती है। जबकि हम विभाज्योत्तक उत्तक की बात करें कि ये हमेशा किसके लिए जिम्मेदार होती है? ये वृद्धि उत्तक के लिए। और इसे अपरिपक्व उत्तक भी कहा जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। खास करके शीर्षस्थ विभज्योत्तक उत्तक को, किसको? शीर्षस्थ विभज्योत्तक उत्तक को। इसको इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या कहते हैं हम लोग? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी कि विभज्योत्तक उत्तक। इसको कहते हैं हम लोग परमानेंट टिश्यू। इस डायग्राम में हम थोड़ा समय लेंगे। ये डायग्राम को अगर आप ध्यान से देख लेंगे तो पीडीएफ हम लोग आसानी से अध्ययन कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो देखते हैं विभज्योत्तक उत्तक यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, फिर अस्थायी उत्तक क्या है। विभज्योत्तक उत्तक के बारे में आपको पता चल गया होगा कि ये विभाजन करने वाली कोशिका है, तो ये सजीव कोशिका का ही बना होता है, समूह होता है। जबकि अस्थायी कोशिका में सजीव और निर्जीव दोनों होते हैं। ठीक है, विभज्योत्तक उत्तक 3 तरह के होते हैं दोस्तों, शीर्षस्थ विभज्योत्तक उत्तक, पार्श्व विभज्योत्तक उत्तक और अंतर्विष्ट। आपको फिगर के माध्यम से समझाएंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा, अभी बस ध्यान रखेंगे जितना मैं बता रहा हूँ। इसको इंग्लिश में कहते हैं एपिकल, शीर्षस्थ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एपिकल। पार्श्व को क्या कहते हैं? लेटरल। और इसको क्या कहते हैं? इंटरकेलरी। क्या कहते हैं दोस्तों? इंटरकेलरी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश भी ध्यान रखेंगे, इसलिए मैं इंग्लिश से चर्चा कर देता हूँ। शीर्षस्थ विभाजन करता है, इतना जान गए कि विभाज्योत्तक उत्तक का कार्य क्या है? विभाजन करना, यानी वृद्धि करना। ठीक है, ये जो वृद्धि होती है, ये तीनों का काम भी वृद्धि होगा। ये स्थिति के आधार पर इस सब का नाम दिया गया है, कौन कौन से उत्तक कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो शीर्षस्थ विभज्योत्तक का नाम में ही पता चल रहा है कि ये कहाँ पाया जाएगा? शीर्ष में पाया जाएगा। और शीर्ष में ऊपर, यानी कि सबसे ऊपर जिसको हम लोग फुलंगिया के नाम से जान जाते हैं, सामान्यतः देहात में कहता है। एक जड़, यानी कि ये शीर्ष भाग में और जड़ में पाया जाएगा। कौन? शीर्षस्थ विभज्योत्तक उत्तक, जिसको एपिकल टिश्यू भी कहते हैं। और यह एक अपरिपक्व टिश्यू है। कैसा टिश्यू है दोस्तों? अपरिपक्व, यानी कि ये
मेच्योर नहीं है ना, ये मेच्योर टिश्यू नहीं है, अनमेच्योर है। तो ये शीर्षस्थ कहाँ पाया जाएगा? शीर्ष भाग में, यानी शीर्ष और जड़ दोनों जगह पर शीर्षस्थ विभज्योतक ये पाया जाता है। इसका काम वृद्धि करना है। पार्श्व का मतलब होता है जैसे कि ये पेड़ है, आगे हम फिगर से समझाएंगे। पार्श्व क्या है कि जैसे ये मोटाई की बात करती है, जो मोटाई में वृद्धि होती है, ये किसके कारण होता है? तो लेटरल, यानी कि लेटरल एरिया यही है, पार्श्व भाग में ये वृद्धि करता है। अंतर्विष्ट या इंटरकेलरी है, जैसे तना होता है, ये तना है, ये तना है, ये फुलंगी है, ठीक है। मैं पेड़ यहीं पे बना ही देता हूँ, ठीक है। सामान्यतः ये पेड़ बन गया, ठीक है। अगर हम देखें तो वृद्धि में शीर्ष और जड़ में कौन था? शीर्षस्थ था। लेटरल यानी मोटाई में कौन था? पार्श्व था। इंटरकेलरी की बात करें दोस्तों तो इसमें पत्तियां भी लगी होती है। इसमें क्या होती है? पत्तियां भी लगी होती है ना। तो ये क्या होता है? पत्ती और टहनी के बीच के भाग को कहते हैं इंटरनोड। क्या कहते हैं दोस्तों? इंटरनोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनोड। इंटरनोड, जिसको इंग्लिश में नोड भी, हिंदी में नोड भी कह देते हैं, ठीक है। तो इंटरनोड के जगह पर यह पाया जाता है। कौन? अंतर्विष्ट विभज्योतक उत्तक, ये इंटरनोड के जगह पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? इंटरनोड के जगह पर। ये सामान्यतः ये छोटे छोटे पौधों में पाया जाता है, ठीक है। जैसे शाकीय पौधा हो जाएगा, जैसे घास हो जाएगा, साग हो जाएगा, जिसको कि आप शाकाहारी जानवर आता है खा जाता है, लेकिन फिर देखेंगे 2 से 3 दिन के बाद ये उगाता है। किसके कारण? इंटरकेलरी टिश्यू के कारण, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों विभज्योतक उत्तक आपका क्लियर हो गया है। आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे फिर से, वहां पर आपको कम दिमाग लगाना होगा, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं अस्थायी उत्तक क्या होता है। किसके बारे में देखते हैं दोस्तों? अस्थायी उत्तक। तो अस्थायी उत्तक की अगर हम बात करें तो ये विभज्योतक उत्तक का ही ये अंतिम रूप अस्थायी उत्तक है। यानी कि ये जो क्या होता है कि विभज्योतक उत्तक वृद्धि करते करते इसकी विभाजन क्षमता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, तो वो अस्थायी हो जाता है ना। वही कहलाएगा अस्थायी उत्तक। ये सिर्फ पौधों को संरक्षण प्रदान करता है, यानी रक्षा प्रदान करता है। कौन? अस्थायी उत्तक। अस्थायी उत्तक भी 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं सरल अस्थायी उत्तक, दूसरा होता है जटिल अस्थायी उत्तक। सरल अस्थायी उत्तक एक ही तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और ये विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। सरल अस्थायी उत्तक 3 तरह के होते हैं: पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अब पेरेन्काइमा में वह पेरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा उसे क्लोरेन्काइमा कहा देता है। अब कुछ पेरेन्काइमा जैसे जलीय पौधे होते हैं उसमें बड़ी बड़ी गुहिकाएं पाई जाती है, बड़ी बड़ी संरचना पाया जाता है, जिसके कारण उसमें एयर भर जाता है और उत्प्लावक बल कार्य करता है। ऐसे पेरेन्काइमा को हम लोग एरेन्काइमा कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग आगे। अभी थोड़ा सा जान लीजिए कि क्या क्या है। और ये पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा क्या करता है? ये जल का संग्रह करने का कार्य करता है। इसके बीच में काफी ज्यादा रिक्त स्थान भी पाया जाता है, ठीक है। क्लोरेन्काइमा बताएं कि वह पेरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा। एरेन्काइमा में क्या होता है? जलीय पौधों में उत्प्लाव बल प्रदान करने में जो सहायता करता है वह एरेन्काइमा कहलाता है। कोलेनकाइमा का क्या काम है? कोलेनकाइमा का काम है पौधों को रक्षा करना और लचीलेपन का गुण जो आता है। लचीलापन का गुण किसके कारण होता है? तो कोलेनकाइमा के कारण होता है, ठीक है। ये दोनों जो पाया जाता है ये सजीव कोशिका से मिलकर बना होता है। जबकि स्क्लेरेन्काइमा की बात करें दोस्तों तो स्क्लेरेन्काइमा आपका मृत कोशिका का बना होता है। VVI है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन पूछेगा पौधों में जो स्क्लेरेन्काइमा है किस कोशिका का बना होता है? तो मृत कोशिका का बना होता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग जटिल अस्थायी उत्तक। जटिल अस्थायी उत्तक 2 तरह के होते हैं दोस्तों, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। आप हिंदी पर मत जाइए, ठीक है। हिंदी को इसी ढंग से देवनागरी लिपि में दर्शा दिया जाता है, इसलिए आपको यही ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि स्थूल कोण उत्तक ये सब पर मत जाइए, ठीक है। जाइलम। जाइलम का कार्य क्या है दोस्तों? जाइलम का कार्य है पौधों में जल एवं खनिज लवण का संवहन करना। जल एवं खनिज लवण का
संवहन करना, यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य करता है। यानी कि जल कहाँ से लेगा, तो जड़ से लेगा। कहाँ से लेगा, जड़ से। जड़ से लेकर पौधे के विभिन्न भागों तक जो जल पहुंचाने का कार्य करता है वो जाइलम करता है। कौन करता है, जाइलम करता है। ये तो अब बहुत आसान है, जो से जल जो से जाइलम, जो से जल जो से जाइलम। जाइलम का कार्य है जल एवं खनिज लवण का संवहन करना। और ये कितने दिशा में होगा, एक ही दिशा में होगा। क्यों, क्योंकि जड़ यहाँ है, यहीं से केवल जल उठाएगा और ये विभिन्न भागों में एक दिशा में ही पहुंचाएगा, नीचे थोड़े आएगा। ये अपवर्ड चलेगा, डाउनवर्ड नहीं चलेगा। ठीक है, यानी ये एक दिशीय गति करता है। जबकि हम फ्लोएम की बात करें दोस्तों, ये फ्लोएम का कार्य है खाद्य पदार्थों का एक जगह से दूसरी जगह परिवहन करना। खाद्य पदार्थों का, जैसे ग्लूकोज है, पौधे के खाद्य पदार्थ क्या है, ग्लूकोज है। ठीक है, तो ग्लूकोज का को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का कार्य करता है आपका फ्लोएम करता है। ठीक है, और ये दो दिशाओं में गति करता है। जैसे मान लिया जाए कि दोस्तों ये आपका पौधा है। ठीक है, ये पौधा है, पौधे की पत्तियां यहाँ हैं। अब पत्ती यहाँ है, यहाँ पर भी ये आपका पौधे के भाग है। तो यहाँ है पत्ती, अगर तो ये नीचे जड़ तक भी भोजन ले जाएगा और ऊपर भी ले जाएगा, यानी दो दिशा में ये कार्य करता है फ्लोएम। ठीक है, और ये दोनों दोस्तों चार तत्वों से मिलकर बना है, चार अवयवों से मिलकर बना है। इस चारों को भी आप ध्यान में रखेंगे नाम। पहला है जाइलम ट्रेकिड्स, फिर है वेसल्स यानी कि वाहिका, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। कैसे याद करेंगे आगे हम लोग चर्चा करके बताएंगे। ठीक है, दूसरा है चालनी नलिका, साथी कोशिका, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। ठीक है, बस इसी को हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे और ये लेक्चर हो जाएगी समाप्त। फिर MCQ करेंगे, फिर आप घर में, मैं भी घर में। तो देखते हैं दोस्तों, अब इसको विस्तार से चर्चा करते हैं। कहता है पादप उत्तक को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। आप ही देख लीजिए कौन कौन से भाग है दोस्तों, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े, अभी तुरंत दिखाना चाहें आपको। पादप उत्तक के दो भाग, विभज्योत्तक उत्तक और अस्थायी उत्तक। तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि पादप उत्तक को मुख्य रूप से कितने भागों में, दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन, विभज्योत्तक उत्तक और अस्थायी उत्तक, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। ठीक है, विभज्योत्तक उत्तक का काम क्या है, विभज्योत्तक उत्तक का ये जीवित कोशिका, ये क्या करता है, ये जीवित कोशिकाओं का समूह होता है। आपको शुरू में भी बताए थे, जो पादप कोशिकाओं में विशिष्ट स्थान पर स्थित होता है। ठीक है, यानी कि इसका लोकेशन के आधार पर ही नाम दिया गया है। पादप में नई कोशिकाओं को जोड़ने के लिए लगातार विभाजित होते रहता है, यानी निरंतर इसमें विभाजन की क्रिया होती है। किसमें, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। ये पौधे के किन किन भागों में, शीर्ष भाग में, पार्श्व भाग में और अंतःसंधि यानी कि इंटरनोड भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, शीर्ष भाग में कौन पाया जाएगा दोस्तों, ये शीर्षस्थ विभज्योत्तक उत्तक। पार्श्व भाग में पार्श्व विभज्योत्तक उत्तक। इंटरकोण, ये अंतःसंधि में अंतर्विष्ट विभज्योत्तक उत्तक। ठीक है, सबका काम भी आपको बताए थे। शीर्षस्थ विभज्योत्तक उत्तक का कहाँ पाया जाएगा, तना एवं जड़ के शीर्ष पर स्थित होता है और उनकी लंबाई में वृद्धि करता है। यह अंग रेखीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, यानी सीधा रेखीय पर वृद्धि करता है, ये आपका वक्रित और रेखीय नहीं करता है। और आपको ये भी बताए थे कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि शीर्षस्थ विभज्योत्तक उत्तक को अपरिपक्व उत्तक भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, हर जगह ये नहीं मिलता है। क्वेश्चन पूछे किस उत्तक को अपरिपक्व उत्तक कहते हैं, तो एपिकल को, क्योंकि ये विभाजन होते रहता है, ये परिपक्व नहीं होता है। ठीक है, ये पार्श्व विभज्योत्तक उत्तक क्या है, कहता है कि यह सामान्यतः तने एवं जड़ों के पार्श्व भाग में, पार्श्व का मतलब होता है जो मोटाई होता है, मोटाई बड़ा भाग वहां पर पाया जाता है। यह पादप अंगों के व्यास एवं घेरे में वृद्धि करता है, यानी व्यास बढ़ेगा तभी नहीं ये मोटाई होगा जी, ध्यान रखेंगे। अंतर्विष्ट क्या है, बोले थे ना आपको सिर्फ डायग्राम पर ध्यान देना है, बाकी ये सब आप सब पढ़े हुए हैं। अंतर्विष्ट यह पत्तियों के आधार एवं टहनियों के इंटरनोड के दोनों ओर पाया जाता है। यह इन भागों में वृद्धि करता है। आइए फिगर के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, यह मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी विभज्योत्तक उत्तक। आपको बताएं विभज्योत्तक उत्तक तीन प्रकार के होते हैं। एपिकल यानी कि शीर्षस्थ विभज्योत्तक उत्तक, फिर क्या बताया था आपको, लेटरल विभज्योत्तक उत्तक, लेटरल यानी कि यहाँ पर है
लेटरल का नाम क्या है इंग्लिश में, हिंदी में क्या है जी, भूल गए। देखिए यह शीर्षस्थ पार्श्व और यह है अगला क्या है दोस्तों, अंतर्विष्ट इंटरकेलरी। शीर्षस्थ कहाँ पाया जा रहा है, ये देखिए शीर्ष वाला भाग में और जड़ वाला भाग में। इंटरकेलरी दोनों ओर पाया जाता है, मोटाई का काम करता है ये लेटरल। इंटरकेलरी कहाँ, ये नोड देखिए क्या कह रहा है, ये पत्ती है, पत्ती के आधार और टहनी का जो शुरुआती भाग है इसको हम लोग इंटरनोड या नोड कहते हैं, यहाँ पर पाया जाता है। तो आपका ये विभज्योतक उत्तक समाप्त हो जाती है। अब हम लोग अस्थायी उत्तक करते हैं। अस्थायी उत्तक के बारे में दोस्तों आपको बताए थे। अस्थायी उत्तक क्या है कि विभज्योतक उत्तक का ही जब विभाजन की क्षमता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तब ये किसका रूप ले लेता है, अस्थायी उत्तक का रूप ले लेता है। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग अस्थायी उत्तक को। अस्थायी उत्तक वही यहाँ लिखा है दोस्तों कि यह उन विभज्योतक उत्तक से उत्पन्न होता है जो विभाजन की क्षमता खो देती है तथा विशिष्ट कार्य करने के लिए अस्थायी रूप से और आकार प्राप्त कर लेता है। इन विभज्योतक उत्तक ही अस्थायी रूप में तब्दील होती है। अस्थायी उत्तक भी दो तरह के होते हैं दोस्तों, सरल अस्थायी उत्तक और जटिल अस्थायी उत्तक। बताए थे आपको सरल अस्थायी उत्तक कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के। कौन कौन, यहीं पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। कौन कौन होता है दोस्तों, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। देखिए सरल अस्थायी उत्तक किसे कहते हैं, कहता है यह उन कोशिकाओं से बने होते हैं जो संरचनात्मक क्रियात्मक रूप से क्या होता है, समान होता है। सरल अस्थायी उत्तक मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और बताए थे कि पेरेन्काइमा को ही 2 भागों में बांटा गया है, एक को कहते हैं हम लोग क्लोरेन्काइमा, एक को कहते हैं हम लोग एरेन्काइमा। ठीक है, तो क्लोरेन्काइमा किसको कहते हैं, वह पेरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। एरेन्काइमा किसको कहते हैं, जिसमें कि बड़ी बड़ी गुहिकाएं पाई जाती है और ये उत्प्लावक बल प्रदान करता है, इसलिए इसको एरेन्काइमा के नाम से जानते हैं। ये फोटो में आप देख सकते हैं, इसमें रिक्त स्थान ज़्यादा है, ज़्यादा देखिए यहाँ पर ब्लैंक खाली स्थान, ये कम है, ये बिल्कुल कम्पैक्ट है स्क्लेरेन्काइमा। ये मृत कोशिका से बना होता है, ये दोनों सजीव कोशिकाओं से बना होता है, जीवित कोशिकाओं से बना होता है। पेरेन्काइमा जीवित कोशिकाओं से बना होता है। इस उत्तक की कोशिकाओं में काफी रिक्त स्थान होता है, आपको अभी तुरंत दिखाए हैं, काफी रिक्त स्थान होता है। देखिए यहाँ पर बहुत ज्यादा रिक्त स्थान है, खाली स्थान है। ठीक है, पेरेन्काइमा का और क्या काम है, पेरेन्काइमा का मुख्य विशेषता क्या है, ये पानी का संग्रह करता है। ये पानी का क्या करता है, संग्रह करता है। अब पेरेन्काइमा ही 2 तरह के होते हैं, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा किसको कहेंगे दोस्तों, कहता है कुछ पेरेन्काइमा में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण पेरेन्काइमा को क्या कहते हैं हम लोग, क्लोरेन्काइमा कहते हैं। और यही क्लोरोफिल के कारण प्रकाश, ये पौधों में कौन सी प्रक्रिया का घटन होता है, प्रकाश संश्लेषण, जिसके कारण पेड़ पौधे क्या करता है, अपना भोजन बनाता है। आगे देखेंगे कि जलीय पौधों में पेरेन्काइमा की कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी बड़ी गुहिकाएं यानी कि केविटी होती है, जिसके कारण पौधे क्या हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। यह गुण पौधों को क्या प्रदान करता है, उत्प्लावन बल प्रदान करता है। इस प्रकार के पेरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहते हैं। उत्प्लावन बल के बारे में विशेष जानकारी लेना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो उत्प्लावन बल के बारे में हमको स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे। उत्प्लावन बल जल में लगने वाले ऊपर की दिशा में जो बल लगता है उसे उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों कोलेन्काइमा। यह उत्तक जीवित, लंबी एवं अनियमित ढंग से कोने पर मोटे होते हैं एवं कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। ठीक है, और ये जिम्मेदार किसके लिए होता है दोस्तों, लचीलेपन के लिए। वही यहाँ लिखा है, यह पौधों के विभिन्न भागों में बिना टूटे हुए लचीलेपन का गुण लाता है और पौधों को मजबूती भी प्रदान करता है और सहारा भी प्रदान करने का कार्य करता है। आगे अगला है दोस्तों स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा क्या है, कहता है स्क्लेरेन्काइमा की कोशिका मृत कोशिका से बनी होती है। इस उत्तक की भित्ति लिग्निन की बनी होती है, जो काफी मजबूत होता है। यह भित्ति इतनी मोटी होती है कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं होता है। आपको बताए थे पेरेन्काइमा में आंतरिक स्थान होता है, नीचे रिक्त स्थान होता है, इसमें बहुत कम होता है, इसमें होता ही नहीं है। और ये मृत कोशिका से बना होता है और ये लिग्निन के बने के होने के कारण पौधों के भागों को कठोर एवं मजबूती बनाता है। नारियल का रेशा
स्क्लेरेंकाइमा का उदाहरण है। इसके अलावा आप एक और है टेंड्रिल, ठीक है, टेंड्रिल भी आपका स्क्लेरेंकाइमा का बनाता है। टेंड्रिल किसको कहते हैं दोस्तों? पौधों में जो देखते होंगे कि लत के समान के जैसा कुछ चढ़ने वाला भाग होता है, उसे टेंड्रिल कहते हैं। ये स्क्लेरेंकाइमा का बना होता है। आपका सरल स्थायी उत्तक समाप्त हो जाती है। जटिल स्थायी उत्तक आपको बताए थे कि दो तरह के होता है, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम, ठीक है। जाइलम का काम क्या है? जल एवं खनिज लवण का परिवहन करना। फ्लोएम का काम है पौधों का परिवहन करना। देखिए, एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और ये सभी एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करता है, ठीक है। जटिल स्थायी उत्तक दो तरह के होते हैं, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। जाइलम के बारे में चर्चा करते हैं। फोटो देख लीजिए थोड़ा सा एक बार। जाइलम का काम आपको बता दिए हैं। जाइलम का काम है जल एवं खनिज लवण का संवहन करना, ठीक है। और ये लेता कहाँ से है? जल देखिए, वाटर एवं मिनरल्स यहाँ जड़ से लेते हैं और लेने के बाद धीरे धीरे ये ऊपर देखिए रेड की दिशा में ये जाता है, यानी ये एक दिशीय है। वही यहाँ पर फिगर में भी आपको दर्शाया गया होगा कि वन वे फ्लो होता है, यानी कि सिर्फ जो रेड कलर से दिख रहा है ना, ये एक दिशीय होता है। ये कैसा होता है? एक दिशीय होता है। जबकि फ्लोएम की बात करें दोस्तों, ये टू वे फ्लो होता है ना। पौधों को कभी पत्तियों से भोजन को ऊपर की ओर ले जाता है तो कभी नीचे की ओर, यानी टू वे फ्लो होता है, यानी दो दिशाओं में ये गति करता है। कौन? फ्लोएम। इसका काम क्या है फ्लोएम का? फ्लोएम वाटर एवं फूड को ले जाता है, ये सिर्फ वाटर एवं मिनरल को ले जाता है, ठीक है। बस आप विशेष रूप से यही ध्यान रखेंगे। आइए देखते हैं हम लोग इसके कार्य। कहता है जाइलम और फ्लोएम दोनों को संवहन उत्तक भी कहा जाता है, यानी दोनों मिलाकर संवहन बंडल का निर्माण करता है। संवहन उत्तक क्या है? जाइलम एवं फ्लोएम है। जाइलम आपको बताती है सब काम अब आसान होगा। जड़ से जल एवं खनिज लवण को तने एवं पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। यह पौधों को सहारा भी प्रदान करता है जाइलम, ठीक है। और जाइलम जो आपका काठ होता है, जिसको कास्ट कहते हैं, वुड, मुख्य रूप से जाइलम का ही बना होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये जो काठ बनता है किससे बना होता है? जाइलम से ही बना होता है। और जाइलम बताए थे आपको कि 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। कितने? 4 तत्व। चारों का नाम आपको ध्यान रखना है। ट्रेकिड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। कैसे याद रखेंगे सर? जाइलम है तो जाइलम वाला 2 नाम है, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, यानी जाइलम रेशा। एक है ट्रेकिड्स, एक है वेसल्स। ट्रेकिड्स, वेसल्स आप इंग्लिश में याद रखिएगा, हिंदी में आएगा आपको कहीं वाहिनिकाएं, एक वाहिकाएं, ठीक है, थोड़ा सा अंतर हो जाता है। ऐसे इंग्लिश आप याद रखेंगे। ट्रेकिड्स, वेसल्स 2, एगो जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। फ्लोएम की बात करें दोस्तों, फ्लोएम क्या करता है? पत्तियों से भोजन को पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। अब ये दो दिशीय गति करता है, यानी कि 2 दिशा में गति करता है। यह भी 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। कौन कौन? सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। सर इसको कैसे याद रखेंगे? इसको भी याद रखने के लिए फ्लोएम के बारे में कहा है तो फ्लोएम नाम से 2 है, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। एक है सीव ट्यूब यानी चालनी नलिका, कंपेनियन सेल यानी साथी कोशिका, या सह कोशिका भी कहते हैं। तो इस प्रकार आपका ये लेक्चर समाप्त होती है, लेकिन क्वेश्चन के देखने के बाद, क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। अगले लेक्चर में मैं आपको एनिमल टिश्यू और उससे संबंधित प्रश्नों को मैं लाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। एमसीक्यू, आइए एमसीक्यू फटाफट देख लेते हैं। कहता है अस्थायी उत्तक का कार्य क्या है? विभाजन करना। नहीं, विभाजन का काम है विभेजक उत्तक, इसका काम है संरक्षण। वृद्धि कहाँ से कर पाएगा? संरक्षण करना। अगला है जाइलम किसके परिवहन में सहायक होता है? तो जल एवं खनिज के लिए, भोजन के लिए तो आपका फ्लोएम हो जाएगी। फ्लोएम में कौन सा तत्व पाया जाता है? आपको बताए थे फ्लोएम में 4 तत्व कौन कौन फ्लोएम है, तो फ्लोएम ब्लडुगो, फ्लोएम पेरेन्काइमा, अब फ्लोएम फाइबर यानी फ्लोएम रेशा, और आपका एक क्या है? साथी कोशिका, एक है आपका सीव ट्यूब, चालनी नलिका। देखिए सीव ट्यूब नाम लिए, यही है। ट्रेकिस, स्क्लेरेन्काइमा तो नहीं है, ये तो सरल स्थायी उत्तक, ध्यान देंगे।
अगला है मेरिस्टेमेटिक ऊतक की विशेषता। मेरिस्टेमेटिक ऊतक की विशेषता क्या है? मोटी दीवार, मृत कोशिका, निरंतर विभाजन, लिग्निन। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? लगातार विभाजन होता है, यानी कि मेरिस्टेमेटिक यानी कि आपका विभाजक ऊतक, निरंतर विभाजन होती है। स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाएं होती है। कैसा कोशिका होता है जी? मृत कोशिका होता है। और परिपक्व ऊतक किसको कहते हैं? कई बार रिपीट किए हैं, ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और ये अपरिपक्व ऊतक होते हैं, यानी कि शीर्षस्थ विभाजक ऊतक। पेरेन्काइमा कोशिकाएं की मुख्य विशेषता क्या है? इसका मुख्य विशेषता है पानी का संग्रह करना। कोलेनकाइमा का कार्य क्या है? कोलेनकाइमा का कार्य मुख्य रूप से लचीलेपन को लाना है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है, तो ये सहारा भी प्रदान करता है, क्योंकि ये सब तो बिल्कुल अलग है। अगला, जड़ों में शीर्षीय विवृद्धि किसकी वजह से होती है? इंटरकेलरी, लेटरल, एपिकल, स्क्लेरेनकाइमा। इसका आंसर हो जाएगा एपिकल। इंटरकेलरी से तो आपका पार्श्व इंटरनोड के जगह पर होता है, लेटरल आपका पार्श्व भाग में होता है। फ्लोएम भोजन को किस प्रकार ले जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देखेंगे, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे या दोनों दिशा में, या फिर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जाइलम का मुख्य भाग क्या है? सिव ट्यूब, वाहिकाएं, कंपेनियन सेल, कोलेनकाइमा। तो आपको बताए थे कि जाइलम है तो जाइलम क्या होगा? जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम रेशा तो होगा, ठीक है। ट्रेचेट्स यानी वाहिका होगा, और आपका क्या बेसल्स होगा। इसका आंसर क्या होगा? जाइलम का मुख्य आपका वाहिका होगा। अगला, टेंड्रिल में कौन सा ऊतक अधिक पाया जाता है? तो टेंड्रिल में स्क्लेरेनकाइमा अधिक पाया जाता है। कास्ट मुख्य रूप से किससे बना होता है? तो जाइलम से। जाइलम में पानी के ऊपर चढ़ने का मुख्य कारण क्या है? जाइलम में जो पानी ऊपर चढ़ता है, ये ट्रांसपायरेशन के कारण, इनकी अपसरण के कारण चलता है। पौधे में भोजन संचरण किस प्रक्रिया से होता है? तो ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन वह प्रक्रिया के द्वारा भोजन को फ्लोएम एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य करता है। तो इसी के साथ ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट, शेयर एवं लाइक अवश्य करें। जय हिंद।